स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और हम लेके आए हैं आपके लिए मंथली इन्वायरमेंटल साइंस अपडेट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर से और इम्पॉर्टेंट हैं सबके सब। और हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 के अपडेट्स में भी आ सकते हैं, इवेंचुअली पेपर 2 में भी। इसके अलावा आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये मंथली आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही कारगर साबित होंगी। तो शुरुआत करते हैं हम एपेक्स कमिटी फॉर पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। पेरिस एग्रीमेंट अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि अमेरिका ने इससे अपने हाथ खींच लिए थे, या डोनाल्ड ट्रंप ने वापस अमेरिका को इसमें से हटाने की बात की थी। लेकिन अभी जब बाइडन आए हैं तो उन्होंने वापस से इसमें कहा है कि हम इसमें दोबारा आएंगे। तो ये हमारे लिए करंट अफेयर में क्यों आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि द पर्पस ऑफ AIPA यानी कि एपेक्स कमिटी जो बनाई गई है भारत में, एक बनाई गई है बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी। इसके संदर्भ में वो कमिटी ये देखेगी कि क्या हम पेरिस एग्रीमेंट्स को लेकर जो काम कर रहे हैं वो लाइनअप में हैं या नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आप ये देख सकते हैं, ज़्यादातर देशों ने इसे साइन किया हुआ है, दे हैव रेटिफाइड इट। और ये हुआ था 2015 में, फ्रांस में हुआ था, पेरिस में, इसीलिए इसे पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें बात है कि हम जो 55% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन वाली गैसेस हैं, हम उनको रोकने के लिए काम करेंगे, यही है पेरिस एग्रीमेंट में। और आपको जान के खुशी होगी कि हमारी सरकार ने भी इसके लिए काम किया है। और काम क्या किया है, उन्होंने एक एपेक्स कमेटी बनाई है। तो इसमें जो सेक्रेटरीज हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज के, वो इसमें हैं और वो इस काम को देखेंगे। एक और बात है यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं कि NDC नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। व्हाट इज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला फर्स्ट फाउल एयर डेथ, मतलब एयर पॉल्यूशन की वजह से होने वाली पहली ऑफिशियल डेथ शायद यही है। जी हाँ, बिल्कुल। हम सब पढ़ते हैं कि अस्थमा हो रहा है, उससे क्रॉनिक डिजीजेस हो रही हैं, लेकिन आज तक कभी भी ये किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि एयर पॉल्यूशन की वजह से डेथ हुई है। तो ये ब्रिटेन की रहने वाली थी, एला आर्डो किसी डेबरा। तो ये 9 साल की थी और इनकी डेथ 2013 में हुई थी। जी बिल्कुल, 2013 में इनकी डेथ हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ, 2014 में उनके घर वालों ने मांग की और 2013 से ही वो मांग करे तो 2014 में जुडिशियल इंक्वायरी हुई और उसमें कहा गया कि पता लगाइए कि क्या है। और WHO ने भी इसमें हेल्प की थी। और WHO के जो चेयरमैन थे और जो वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिए थे कि हाँ, ये एक फाउल एयर डेथ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका जो घर था वो एक रिंग रोड के जस्ट बगल में था, और वो जो रिंग रोड थी वहां पर NO2 एमिशन बहुत ज़्यादा होता था। तो यही कहा गया था घर वालों ने कि NO2 एमिशंस की वजह से ही इन्हें एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हुई, ब्रोंकाइटिस डिजीज़ हुई, और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। और ये अब जाके दिसंबर में 2020 में प्रूव हुआ। सो शी वॉज एला एडो किसी डेबरा, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, टर्टल मेल्स टर्निंग इनटू फीमेल। मेल टर्टल्स फीमेल में बदल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, थोड़ा सा अजीब है सुनने में, लेकिन टेम्परेचर की वजह से मेल और फीमेल का डिस्टिंक्शन होता है रेप्टाइल्स में। आप किसी की भी बात करें, आप लिजर्ड की बात करें, आप एलिगेटर की बात करें, वहां पर टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या है, 5 रिसर्चर्स थे, रिसर्चर्स फ्रॉम द सऊदी अरेबिया किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, ये सऊदी अरेबिया में ही है, उनके राजा के नाम पे है ये यूनिवर्सिटी। तो वहां पर सऊदी अरेबिया का अगर आप मैप देखेंगे तो उसके पास में रेड सी है। तो रेड सी के पास में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने टर्टल्स पे रिसर्च की और उन्हें ये पता लगा कि वहां पर जो मेल्स हैं वो बहुत ही जल्दी फीमेल्स में बदल रहे हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ 50-50 रेशियो, अगर आपको पॉपुलेशन दोनों की बराबर रखनी है तो इसके लिए करना क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है 29.2, इसको ध्यान में रखिएगा। 29.2 टेम्परेचर जब तक रहता है तब तक मेल और फीमेल अपना अपना जैसे क्रोमोसोमल होता है वैसे वो बनते हैं। लेकिन अगर 29.2 के बाद टेम्परेचर बढ़ता है तो जो मेल्स हैं 32, 35, 40 और जितना ज़्यादा, वो सारी फीमेल्स में बदलने शुरू हो जाते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हम सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये अगर ऐसा हो जाएगा तो मेल्स तो बचेंगे ही नहीं।
ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखिए 99% ऑफ दीज सी टर्टल्स आर टर्निंग फीमेल्स हियर बाई। ये नेशनल ज्योग्राफिक से हमने लिया है, ये 2018 का है, ये अभी लेटेस्ट नहीं है। तो पैसिफिक ओशियन का नाम आपने सुना होगा, पैसिफिक ओशियन जहाँ पे सबसे गहरा मारियाना ट्रेंच, सबसे गहरा डीपेस्ट पॉइंट भी है धरती का, वहां पर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 99% लगभग एक समय ऐसे आया था, तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो नीचे अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आप देख सकते हैं कि 32 डिग्री जो है वो एग्स इनक्यूबेट होते हैं, और फीमेल के लिए भी यही है। लेकिन अगर 26 रहता है तो वो मेल रहते हैं, और 26 से ज़्यादा में वो फीमेल में बदल जाते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इको ब्रिजेस और इको डक्ट्स, तो रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन जो है नैनीताल हमारे उत्तराखंड में, वहाँ पर पहला इको ब्रिज बनाया गया है फॉर स्मॉलर मैमल्स एंड रेप्टाइल। तो ये है क्या, देखिए हम सब जानते हैं, चाहे नेशनल पार्क हो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, हमें ऐसा तो है नहीं कि हम उसे पूरा का पूरा ब्लॉक कर देंगे। हमें वहाँ पे रास्ते बनाने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ भी लोग रह रहे हैं, या अगर वो बॉर्डर के पास है तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो गई। तो ये हम वहाँ पे रोड बनाते हैं, लेकिन रोड बनाने के बाद जो मैमल्स हैं या रेप्टाइल, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इधर के और इधर के मैमल्स को रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम होती, और अगर वो करते तो गाड़ियों की रश की वजह से उनका एक्सीडेंट भी होता। इसलिए हमने क्या करना था, हमने एक ऐसा ऑल्टरनेटिव चूज करना था कि हम दोनों हिस्सों को कंबाइन कर पाए। और हाँ, ये हिस्से आर्टिफिशियली आप कहते हैं कि हम एक ब्रिज बना लें कि जानवर यहाँ से यहाँ कूद जाएं, बिल्कुल नहीं। जानवर जानते हैं कि वो आर्टिफिशियल लगा है, वो वहां जाने से डरेंगे, सहमेंगे। तो हमें एक ऐसी चीज, एक ऐसा ब्रिज बनाना था जो नेचुरल लगे, मतलब जानवर को यही लगे कि देखो यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ भी पेड़ है, फॉरेस्ट है, और हम फॉरेस्ट में ही चल रहे हैं। उन्हें ये आभास बिल्कुल भी ना हो कि वो एक आर्टिफिशियल जगह पे है। इसलिए इनका नाम है इको, क्योंकि ये नेचुरल जैसे बनाए जाते हैं। डक्ट्स का मतलब भी क्या होता है, जोड़ने वाला हिस्सा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, छोटे मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, वो छोटे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एलिफेंट शायद ही इससे जाए, बड़े बड़े तो नहीं जा सकते, जिराफ, लेकिन हाँ छोटे इससे जरूर जा सकते हैं। अगला हम बात करेंगे 9th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हुआ था, 9th एडिशन हुआ था इसका। तो ये ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है, हमने वहाँ से लिया है इस आउटलेट को। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड में हुआ था। इसमें उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, साथ में हमारे मेघालय के भी चीफ मिनिस्टर वहाँ पे आए थे। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हमें कुछ नहीं ध्यान रखना है, 9th एडिशन था, कहाँ पे हुआ था, देहरादून, उत्तराखंड। मुझे लगता है शायद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम 2020 यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड। ये लगभग हर जगह पेपरों में पूछा जा रहा है, और हम इसे यूजीसी नेट में तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, साथ में हम इसे कहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इसे और भी जगहों पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये 7 लोगों को दिया जाता है कॉन्टिनेंट वाइज, और जो 7 लोग होते हैं वो बहुत ही यंग होते हैं, एज है 30 के नीचे, 30 साल के नीचे के लोगों को ये दिया जाता है। एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है, मतलब जो निवेश करते हैं, कुछ नया एनवायरनमेंट में करना चाहते हैं, उनको। तो अगर हम बात करेंगे एशिया और पैसिफिक से किसे मिला, तो एशिया एंड पैसिफिक से मिला है विद्युत मोहन जी को, जो भारत के हैं, 29 साल के। इन्होंने तकाचर, देखिए तकाचर इनका एक इनिशिएटिव है, इसमें ये क्या करते हैं, इसमें ये फार्मर्स की मदद करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स बनवा के और नेचुरल चीज़ों को बनवा के। जैसे यूरोप के हैं लेफ्टेरिस अरापाकिस, ये 20 के हैं, 26 साल के। इन्होंने एनालिया इन्होंने एक अपना इनिशिएटिव बनाया था। लैटिन अमेरिका और कैरिबिया से दिया गया है मैक्स हिडाल्गो को, और नॉर्थ अमेरिका से दिया गया है। तो आप देखेंगे सबकी उम्र 30 से नीचे ही, और सबका कुछ ना कुछ इनिशिएटिव है। जैसे मैं आपको एशिया एंड पैसिफिक से एक और अवार्ड जो मिला है जियांगवान रीन का, तो मैं इनको बताता हूँ, चाइना का। इन्होंने एक ऐप बनाया है, वो ऐप वाटर सैंपलिंग, सॉइल सैंपलिंग, जो गांव हैं चाइना के रिमोट एरियाज, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा डेटा है इसमें, इवन सरकार भी इनके डेटा को यूज करती है। तो ये थी, आप इनके बारे में, सबके बारे में पढ़िए, बहुत ही मोटिवेशनल है। बहुत, जैसे ये अफ्रीका के हैं, ये एक मटेरियल इंजीनियर हैं। ये ऐसे मटेरियल्स लोगों को देते हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, जो रिसाइकिल प्रोडक्ट से बनते हैं। तो सबके अपने अपने काम हैं, हम सब पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आप कम से कम आपको जो याद रखना है कि कितने लोगों को मिलता है, 7। उम्र सबकी क्या होती है, 30 से नीचे सब होते हैं एंटरप्रेन्योर्स। और भारत
का विद्युत मोहन जी को मिला है। भारत का जोन है एशिया एंड पैसिफिक, ध्यान रखिएगा एशिया एंड पैसिफिक है इंडिया का जोन। गोल्डन पिकॉक अवार्ड बहुत बार आपने सुना होगा, एनवायरनमेंट में दिए जाने वाला एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को इस बार मिला है। ये देखिए इनका है, ये 2020, ये इनका यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। तो ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये हमने उन्हीं की वेबसाइट से ये एक आउटलेट निकाला है, गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड GPEMA। ये आप देख सकते हैं CS वर्मा जी हैं चेयरमैन सेल के, हमारे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, ये इस अवार्ड को ले रहे हैं। तो ये है क्या, ये ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, पब्लिक में भी दिया जा सकता है, प्राइवेट इंडस्ट्री को भी, चाहे जियो हो चाहे और भी कोई प्राइवेट इंडस्ट्री हो उसे भी दिया जा सकता है, NGOs को भी दिया जाता है और एजुकेशनल लेबोरेटरीज और इंस्टीट्यूट्स को भी दिया जाता है। खास बात यह है कि ये आप देख सकते हैं डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इसीलिए मैंने आपको दिखाया है। आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, आप फीस भी देख सकते हैं 43,500। तो आपको एक फीस भी देनी पड़ेगी और उसके बाद ये लोग ये जज करेंगे आपने क्या काम किया है। तो सेल ने बहुत अच्छा काम किया है, सेल ने रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट्स का काम किया, सेल ने अपने आप पॉल्यूशन को कम किया, इसीलिए इन्हें ये प्रोडक्ट का इन्हें ये अवार्ड मिला है। लास्ट में हम अपने वीडियोस को बिल्कुल शॉर्ट रखते हैं, आप देख ही रहे होंगे, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा होती है, ये कुछ लास्ट में रखे हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन बुरेवी कहाँ आया था, तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में जो है, वहाँ पर बोट्स और बाइसिकल से अब आप नेशनल पार्क में घूम सकते हैं। कोस्टल रडार चेन नेटवर्क्स बनाया है भारत ने, इंडियन ओशन में बनाया है, मॉरिशियस, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो यहाँ पे इसने क्या किए हैं, रडार्स लगाए हैं ताकि वहाँ पे मॉनिटरिंग कर सके बायोडाइवर्सिटी की। पहला फर्स्ट मरीन डेजिग्नेटेड एरिया अंग्रिया बैंक को बनाया जाएगा और महाराष्ट्र सरकार ने अभी इसका प्रपोजल दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये पहला है डेजिग्नेटेड इंडिया में। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आप जानते हैं, जहाँ पे कोरल रीफ मिलती हैं हमें, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है, वो क्रिटिकल है। IUCN ने ये बात बोली है कि ये बहुत ज़्यादा डिटोरिएटिंग कंडीशन में है और ये जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसके लिए कुछ करिए। माउंट एवरेस्ट की नई हाइट, शायद आपने सुना हो, चाइना और नेपाल ने मिलके इसे थोड़ा सा बड़ा बताया है और ये हो गया है 8848 से 8848.86 मीटर्स। तो इसकी हाइट 0.86 मीटर्स बढ़ गई है, ध्यान रखने वाली बात है। वर्ल्ड वाइड लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पहुंच गया है 2000% पर, लेकिन ध्यान रखनी बात है कहां से, 1980 से अब तक 2000%। मैं लीगल की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट इलीगल, ये लीगल है। लीगल मतलब आप चाहे खाने के लिए उसे यूज कर रहे हैं, चाहे आप लेबोरेटरीज में टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हो। मिरिस्टिका स्वाम्प ट्री फ्रॉग जो एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में, वो अभी जल्द देखा गया था दिसंबर 2020 में। इसके अलावा लास्ट अपडेट है हिमालयन ट्रिलियम, हिमालयन गोवेनियनरम, ये एक हर्ब है जो IUCN ने डिक्लेयर कर दी है एंडेंजर्ड, और इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर 1 में शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस में तो आने की उम्मीद बिल्कुल है। तो ये था आज के लिए। इसके अलावा अगर आपके कुछ पर्सनल क्वेरीज हैं तो आप इंस्टाग्राम पर हमें पर्सनल मैसेजेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी मेल है, मेल में ज़्यादातर हम पर्सनल क्वेरीज को नहीं लेते, इसीलिए आप वहाँ पर हमें पर्सनल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल या कुछ भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।